बच्चों, आज हम आपका एसएस चालू कर रहे हैं। एसएस में हिस्ट्री, सिविक्स और जियोग्राफी होते हैं। हिस्ट्री में इस बार आपके बहुत सारे चैप्टर्स हैं, सिविक्स में भी हैं, जियोग्राफी में, तीनों में हैं। सिविक्स थोड़ा सा इजी लगता है, इसलिए पहले हम वो चालू कर रहे हैं, इसके बाद हम हिस्ट्री लेंगे, ठीक है। तो सिविक्स में जो फर्स्ट चैप्टर है आपका है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, हिस्ट्री में क्या पढ़ते हो? हिस्ट्री में सारा पास्ट पढ़ते हो, राजा महाराजा, महल, किले, ठीक है। सिविक्स में क्या पढ़ते हो? सिविक्स में आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो, राइट्स पढ़ते हो, मतलब रिलेटेड टू इंडिया, हमारे भारत में रूल्स क्या हैं, क्या मतलब क्या चलता है, क्रिमिनल ऑफेंस क्या है, ठीक है। आप मतलब रिलेटेड टू कानून, नियम, ये सब आप सिविक्स में पढ़ते हो। और जियोग्राफी में आप लैंड, अर्थ, ये सब पढ़ते हो, ठीक है। तो मतलब सिविक्स हम चालू कर रहे हैं द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। मैंने एनसीईआरटी बुक ली हुई है आपकी। एनसीईआरटी बुक अभी भी हम रेफर करेंगे इस चैप्टर में भी। देखो, एनसीईआरटी बुक का जो चैप्टर 1 है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें जो शुरू में गेम ये जो चालू किया गया है चैप्टर, इसमें एक फुटबॉल गेम का एग्जाम्पल दिया गया है। कहा गया है कि भाई फुटबॉल गेम अगर हम खेलते हैं तो उसमें रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। आप कोई भी गेम खेलते हो उसमें रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। अगर रूल्स और रेगुलेशंस ना हो तो क्या होगा, कि अगर कोई रूल या रेगुलेशन ना हो तो क्या होगा। तो जिसको जो करना है वो वही करेगा, ठीक है। जैसे कि भाई फुटबॉल में रूल क्या होता है? सिर्फ आपको पैरों का इस्तेमाल करना होता है, तो रूल नहीं होगा, कोई भी कुछ भी करेगा, ठीक है। तो नियम सब कुछ, मतलब अगर नियम नहीं होंगे तो कुछ भी फॉलो नहीं होगा, ठीक है। सेम कोई भी और गेम ले लो आप, क्रिकेट वगैरह की ले लो, ठीक है। उसमें भी ऐसे ये रूल्स हैं भाई। जो बैट्समैन है उसका रूल होता है, जो बॉलर है उसके रूल्स होते हैं, विकेट कीपर के रूल्स होते हैं। हर इंसान के अलग अलग, जो हर प्लेयर है उसके अलग अलग रूल्स होते हैं। अगर रूल्स ना फॉलो करें तो प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। मतलब गेम का कुछ गेम जैसी ही नहीं रहेगी, ठीक है। गेम में कुछ भी प्योर नहीं रहेगा, कुछ नैतिकता नहीं रहेगी, मतलब कुछ अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है। सेम हमारी सोसाइटी के साथ है, हमारे समाज के साथ है, ठीक है। अगर हमारे समाज में नीति, नियम, रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज, कानून नहीं हो तो कोई भी कुछ भी करेगा, ठीक है। मतलब आप किसी को जाति पे, आप किसी की जात पे, पात पे, जाति पे, किसी के धर्म पे आप कमेंट नहीं कर सकते हो। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा बोला हुआ है कि आप किसी की जाति पे, धर्म पे कमेंट नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर वो वैसा रूल नहीं होता तो आप तो मतलब एकदम नहीं कुछ भी बोल देते किसी को भी, जो भी आपको अपने से कम लगता आप उसको सीधा उसके कास्ट पे बोल देते, ऐसा, ठीक है। मतलब हम लोगों के लिए रूल्स है ना, वो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर एक सोसाइटी में रूल्स हैं वो अच्छी बात है, क्योंकि रूल्स की वजह से हम सब एक मतलब डिसिप्लिन्ड हैं, ठीक है। हम एक दूसरे की इज्जत बनी हुई है, सोसाइटी में शांति बनी हुई है, ठीक है। अगर ये रूल्स और रेगुलेशंस नहीं होते सोसाइटी में तो मतलब मतलब कोई पीस में नहीं रह सकता, मतलब यूनिटी नहीं दिखती आपको, सिर्फ झगड़े दिखते, ठीक है। तो रूल्स और रेगुलेशंस बहुत जरूरी हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस एक सोसाइटी में बहुत जरूरी हैं, ठीक है। तो इन रूल्स एंड रेगुलेशन को जब लिख के रिटन डॉक्यूमेंट है, जब ये रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखित होते हैं किसी भी देश में, लिखित रूल्स एंड रेगुलेशंस जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं, और उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस पे गवर्न होती है पूरी कंट्री, पूरी देश चलाया जाता है उन रूल्स एंड रेगुलेशन को, उन्हें कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? पहला आपका डेफिनेशन लिखो। कॉन्स्टिट्यूशन, डिफाइन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशंस का अ रिटन डॉक्यूमेंट इन विच वी फाइंड ठीक है, अ रिटन डॉक्यूमेंट, एक लिखित डॉक्यूमेंट, अ रिटन डॉक्यूमेंट इन विच
rules and principles that all persons in a country can agree upon as the basis of the way in which they want the country to be governed. ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, डिफाइन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? अ रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। ठीक है, रूल्स और जो प्रिंसिपल, कायदे कानून नियमों का एक रिटन डॉक्यूमेंट, लिखित किताब, दैट ऑल पर्सन्स इन अ कंट्री कैन एग्री अपॉन, मतलब सब माने, वैसा ऐसे नहीं कि मेरे लिए अच्छा है आपके लिए बुरा है। दैट ऑल पर्सन्स इन अ कंट्री कैन एग्री अपॉन इज द बेसिस ऑफ द वे, मतलब ऐसे माने कि भाई जैसे मतलब उनका देश उसी पे ही चलने वाला है। ठीक है, उसके बेस पे ही उनका देश चलेगा। तो ऐसे कानून, ऐसे मतलब ये सब लिखित है, लिखे हुए एक पूरी बुक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी किताब है, इतनी बहुत मोटी किताब है रूल्स एंड रेगुलेशंस की, जो हमें एज ए सिटीजन हमें फॉलो करनी है। और सबके लिए एक है ये नीति नियम, ऐसे नहीं कि भाई मेरे लिए अलग है आपके लिए अलग है, हम सबके लिए एक है। और इसी के ही बेस पे हमारा जो देश है वो गवर्न होने वाला है, इसी के ही बेस पे हमारा जो देश है उसका जो शासन होने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से अ रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स दैट ऑल पर्सन्स इन अ कंट्री कैन एग्री अपॉन एज द बेसिस ऑफ द वे इन व्हिच दे वांट द कंट्री टू बी गवर्न्ड इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, तो अब चैप्टर में आपका फर्स्ट पेज में पहला तो यही था, पूरा जो ब्लू लिखा हुआ है चैप्टर 1, कि भाई अगर रूल कोई गेम होता है उसके रूल्स होते हैं तो रूल्स अच्छे होते हैं, देश के लिए भी रूल्स अच्छे हैं। ठीक है, तो पेज नंबर 5 पे आज बहुत सारे जो देश हैं दुनिया के, सबके पास कॉन्स्टिट्यूशन है, सबके पास रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज के पास कॉन्स्टिट्यूशन है, पर जरूरी नहीं है जहां जहां कॉन्स्टिट्यूशन है वो सब डेमोक्रेटिक है। ठीक है, डेमोक्रेसी क्या होती है? जो पीपल के हिसाब से चलती है। तो जितनी भी कंट्रीज जो पीपल के हिसाब से चलती हैं डेमोक्रेसी है, सबके पास कॉन्स्टिट्यूशन है। पर जरूरी नहीं है कि सबके पास कॉन्स्टिट्यूशन हो तो वो पीपल के हिसाब से ही चले, वो भाई डेमोक्रेसी नहीं कहला। भाई हर बार आप जरूरी नहीं जिस देश में रूल्स एंड रेगुलेशंस हो वहाँ डेमोक्रेसी भी हो, जरूरी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन देखो बहुत सारे काम करता है। पहला, फर्स्ट, इट लेज आउट सर्टेन आइडियाज दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ कंट्री दैट वी एज सिटीजन एस्पायर टू लिव इन। पहला, वो आपको ऐसे देश का ढांचा देता है, ऐसा देश देता है कि जहां आपको रहने की इच्छा हो। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन इज व्हाट द फंडामेंटल नेचर ऑफ अवर सोसाइटी इज। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन आपको बताता है कि आपकी सोसाइटी कैसी होनी चाहिए। जैसे हमारी भारतीय सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, सब धर्म, भाई धर्म में सब धर्म में कोई भेदभाव ना हो, कास्ट में भेदभाव ना हो, और स्त्री पुरुष का सम्मान हो। ठीक है, ऐसी हम हमारी भारतीय सोसाइटी जो हमारा समाज है हम ऐसा चाहते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन यही बताता है हमें क्या फॉलो करना है एज ए सोसाइटी। A constitution helps serve as a set of rules and that all persons can agree upon. That this includes not only the types of one but also an agreement on certain ideas that they all believe the country should uphold. ठीक है, तो अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन, देखो यहाँ पे पेज नंबर 6 पे आ जाओ। पेज नंबर 6 में ना साइड में केस स्टडी लिखी हुई है नेपाल की, नेपाल की केस स्टडी लिखी हुई है साइड में। ठीक है, The country of Nepal has witnessed several people struggle for democracy. जो नेपाल देश है हमारे बाजू में ही, हमारी नेबरिंग कंट्री है,
शुरू से ही उस देश में डेमोक्रेसी के लिए लड़ाइयां हुई हैं। डेमोक्रेसी मतलब जब हम लोगों के लिए सरकार चाहते हैं, मतलब लोगों द्वारा चलाई गई सरकार चाहते हैं, डेमोक्रेसी, ठीक है। तानाशाही नहीं, मोनार्ची नहीं, राजा नहीं चाहिए, हमें सरकार चाहिए जो लोगों द्वारा चलाई जाए, ठीक है। तो नेपाल में डेमोक्रेसी के लिए शुरू से ही आंदोलन होते रहे हैं और 1990 में लोगों ने आंदोलन किया था और 1990 में आंदोलन करा ना, तो वो 12 साल चला वो आंदोलन। मतलब उन्होंने डेमोक्रेसी के लिए आंदोलन किया था 1990 में, तो नेपाल डेमोक्रेसी हो गई और 12 साल नेपाल डेमोक्रेसी रही। और 2002 में, अक्टूबर 2002 में एक उनका किंग ज्ञानेंद्र था। किंग ज्ञानेंद्र ने क्या कहा कि भाई हमारे देश में माओइस्ट बढ़ रहे हैं। माओइस्ट मतलब एक तरह के आतंकवादी होते हैं। तो उसने कहा जब से डेमोक्रेसी लागू हुई है हमारे देश में माओइस्ट बढ़ रहे हैं। तो उसने क्या बोला कि भाई मैं चलाऊंगा देश, ठीक है। मतलब 2002 में ज्ञानेंद्र सिंह ने बोला अब डेमोक्रेसी नहीं चलेगी, अब वापस मोनार्ची आ जाएगी, मैं चलाऊंगा देश। तो और किंग ने फरवरी 2005 में, 2002 में उसने ऐसा बोला और 2005 में वो राजा बन गया फिर से, ठीक है। मतलब 2002 में राजा बन गया, सॉरी। और फरवरी 2005 में राजा बना, फरवरी में राजा बन गया। देखो नेपाल की केस स्टडी क्या है, नेपाल की केस स्टडी, ठीक है। नेपाल के बारे में पहले तो देखो, नेपाल ने बहुत सारे, सबसे पहले नेपाल 1919 में डेमोक्रेसी हुआ था, ठीक है। फिर अक्टूबर 2002 में किंग ज्ञानेंद्र ने बोला कि भाई माओइस्ट अटैक बढ़ रहे हैं। किंग ज्ञानेंद्र ने बोला माओइस्ट अटैक बढ़ रहे हैं, ठीक है, माओइस्ट अटैक बढ़ रहे हैं। तो उसने कहा मैं वापस राजा बन जाता हूँ, ठीक है। तो फिर कब राजा बना वापस, फरवरी 2005 को वापस राजा बन गया, फरवरी 2005, ठीक है। किंग फिर से किंग बना, ठीक है। मतलब पहले डेमोक्रेसी आई, फिर उसने कहा नहीं डेमोक्रेसी अच्छी नहीं है, इसमें तो देखो आतंकवादी बढ़ रहे हैं देश में, मैं राजा बन जाता हूँ फिर से। तो 2005 में वो राजा बना। नवंबर 2005 में वो जो माओइस्ट थे उन्होंने दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली और उन्होंने 12 एग्रीमेंट साइन किए, मतलब 12 चीजों पे वो राजी हुए। मतलब माओइस्ट शांत हो गए, माओइस्ट ने दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की और 12 पॉइंट्स पे वो लोग शांत हो गए माओइस्ट। अब नेपाल में वापस पीस और मतलब शांति आएगी अब ऐसा, क्योंकि माओइस्ट थे वो नेपाल में आतंक मचा के बैठे थे। उन्होंने भाई शांति भाई मान ली कि ठीक है भाई अब हम शांत रहेंगे, दूसरी पार्टी से जाके मिल गए, ठीक है। तो इन 2006 फिर से 2006 में नवंबर 2005 में माओइस्ट ने पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की और क्या साइन किया, साइन 12 पॉइंट एग्रीमेंट, ठीक है। और इसके बाद 2006 में फिर लोगों ने मूवमेंट किया। 2006 में पीपल स्टार्टेड मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी। लोगों ने फिर से डेमोक्रेसी के लिए आंदोलन चालू किया। मूवमेंट मतलब डेमोक्रेसी के लिए आंदोलन चालू किया। डेमोक्रेसी मतलब वापस उन्हें लोगों की सरकार चाहिए, उन्हें राजा नहीं चाहिए, ठीक है। और फिर अप्रैल 2006 में आखिर गवर्नमेंट बनी, ठीक है। अप्रैल 2006 में राजा को हारना पड़ा। अप्रैल 2006 में गवर्नमेंट वॉज मेड।
ठीक है, ज्ञानेंद्र सिंह मान गया और गवर्नमेंट बनी। ठीक है, 2008 में फिर से इन 2008 नेपाल बिकम आफ्टर एबोलिशिंग मोनार्ची, मतलब 2008 में बिल्कुल राजाशाही सारी खत्म हो गई नेपाल में। 2008 में फाइनली पूरी तरह से नेपाल क्या हो गई, डेमोक्रेसी हो गई। ठीक है, नेपाल पूरी तरह से डेमोक्रेसी हो गई 2008 में। अब ऊपर देखो पेज नंबर 6 पे ऊपर फोटो बने हुए हैं, लोग देखो सारे इकट्ठा हुए हैं, 2006 में इकट्ठा हुए हैं डेमोक्रेसी के लिए। ठीक है, तो ये ऊपर वही फोटोज हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे नेपाल देखो, अब यहाँ पे देखो नेपाल की केस स्टडी। नेपाल 1990 में डेमोक्रेसी थी और 12 साल तक डेमोक्रेसी रही। ठीक है, डेमोक्रेसी 1990 में भी कैसे बनी, लोगों के वजह से। ठीक है, लोगों के मूवमेंट की वजह से डेमोक्रेसी बनी। अक्टूबर 2002 में जब किंग ज्ञानेंद्र सिंह था, उसने क्या बोला कि माओइस्ट बढ़ रहे हैं। उसने क्या बोला कि हमारे देश में भाई आतंक बढ़ रहा है, तो फरवरी 2005 को वो वापस राजा बन गया ज्ञानेंद्र। ठीक है, उसने डेमोक्रेसी बंद करा के वापस मोनार्ची खुद राजा बन गया। नवंबर 2005 में माओइस्ट ने जाके दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की और 12 पॉइंट का एग्रीमेंट साइन किया उन माओइस्ट ने। उन्होंने कहा हम शांति रखेंगे। ठीक है, 2006 में लोगों ने डेमोक्रेसी के लिए मूवमेंट चालू किया। भाई उन्होंने कहा हमको फिर से कि आजाद, हमको वापस राजा नहीं चाहिए, हमें फ्रीडम चाहिए, हमें डेमोक्रेसी चाहिए। अप्रैल 2006 में आखिर ज्ञानेंद्र सिंह को मानना पड़ा और उसने गवर्नमेंट बनने दी। ठीक है, 2008 में फाइनली नेपाल में पूरी तरह से डेमोक्रेसी। तो नेपाल में देखो ये एक बार 1990 में डेमोक्रेसी थी, फिर डेमोक्रेसी गई। ठीक है, फिर सीधा 2008 में आई। ठीक है, तो ये केस स्टडी ऑफ नेपाल क्या दिखा रहा है, मतलब लोगों को किसी भी कीमत पे मोनार्ची एक्सेप्टेबल नहीं है, राजाशाही नहीं चाहिए लोगों को मतलब तानाशाही राजाशाही नहीं चाहिए, लोगों को अपनी सरकार चाहिए। ठीक है, लोग अपने द्वारा बनाए जाने वाली सरकार चाहते हैं और आज तक नेपाल डेमोक्रेसी है। ठीक है, 2008 है तो नेपाल आज भी डेमोक्रेसी है। ठीक है, तो इस तरह से मतलब नेपाल की केस स्टडी क्या दिखा रही है, इम्पोर्टेंस दिखा रही है। ठीक है, डेमोक्रेसी का इम्पोर्टेंस दिखा रही है और फिर जब ये डेमोक्रेसी बनी तो नए सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी आए। ठीक है, जो इनको एक्सेप्ट करने पड़े। तो बच्चों फिर देखो यहाँ पे नेपाल की केस स्टडी से क्या सीखा, तो देखो 1990 में नेपाल मतलब जब 1990 में एक डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन था नेपाल का। ठीक है, तो तब मतलब तब कॉन्स्टिट्यूशन अलग था, तब रूल्स अलग थे। ठीक है, तब डेमोक्रेसी थी। फिर यहाँ पे 2000 जब वो वापस 2006 में फिर से सरकार बनी, फिर नए रूल्स आए। तो देखो जब 1990 में डेमोक्रेसी थी, 2006 में फिर से डेमोक्रेसी बनी, तो नेपाल वालों ने क्या बोला, हम फिर से नए रूल्स बनाएंगे, भाई हम कॉन्स्टिट्यूशन नया लिखेंगे। क्यों बोला ऐसे नेपाल वाले लोगों ने, नेपालीज ने ऐसा क्यों बोला, नेपाल पीपल ने इसलिए ऐसा बोला क्योंकि बीच में ज्ञानेंद्र सिंह आए थे। ठीक है, उन्होंने फिर नए रूल्स बनाए थे। उन्होंने ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखाया था कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा रूल था कि भाई लास्ट जो डिसीजन है वो राजा का होगा और राजा के सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का होगा। पर नेपाल की जब ये नई डेमोक्रेसी बनी 2006 में, नए रूल्स, नया संविधान बना, तो नेपाल पीपल ने बोला हमें वो सेट ऑफ रूल्स एक्सेप्टेबल नहीं है, हमें नए सेट ऑफ रूल्स चाहिए। ठीक है, नए सेट ऑफ रूल्स मतलब भाई जिसमें डेमोक्रेसी नेपाल की हो, मतलब डेमोक्रेसी फॉलो होती हो और पीपल का सुना जाए। ठीक है, मतलब फिर से नया कॉन्स्टिट्यूशन कब लिखा गया नेपाल में, 2006। ठीक है, तो इसी से ही हमारा दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि वाई नेपाल did not want to continue with the previous constitution। ठीक है, why नेपाल
क्वेश्चन लिखें, बाय नेपाल did not continue with the previous constitution after gaining democracy in 2006. आंसर क्या बोल रहा है कि नेपाल जो था उसने अपने पुराने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से क्यों नहीं चला। जब नेपाल डेमोक्रेसी हो गया 2006 में, तो उसने अपना पुराना कॉन्स्टिट्यूशन क्यों नहीं रहने दिया, वही रहने देता ना, वापस इतनी जफा मारी क्यों की। तो क्या रीजन है, बिकॉज इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द आइडियल्स दैट दे वांट नेपाल टू बी, बिकॉज previous constitution does not reflect the ideals of the country that they want Nepal to be. मतलब वो नेपाल को जैसी कंट्री देखना चाह रहे थे, पुराने रूल्स में वो चीज नहीं थी। वो पुराने रूल्स में एंड दैट दे हैव फॉट फॉर एंड दैट they have fought for। ठीक है, मतलब जो पुराना कॉन्स्टिट्यूशन था वो एक उनकी कंट्री के आइडियल्स को नहीं दिखा रहा था, मतलब जो, क्योंकि तब राजा के आइडियल्स दिख रहे थे। आइडियल्स मतलब उसकी सोच, जो जब नया कॉन्स्टिट्यूशन बना तो नई सोच आई, तो वो जो सोच थी वो तो पुरानी राजा की, पुराने कॉन्स्टिट्यूशन दैट दे वांट नेपाल टू बी, वो जैसा नेपाल चाह रहे थे, अपना जैसा देश चाह रहे थे, वो राजा की सोच के साथ नहीं दिख रहा था। उनको लग रहा था नहीं, हमारा देश वैसा नहीं बनेगा जैसा हम चाह रहे हैं। सो उन्होंने सोचा हम जिस चीज के लिए इतना लड़े हैं तो हमें नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने 2006 में नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जो राजा का कॉन्स्टिट्यूशन था। तो राजा मतलब राजा से आई तो उन्होंने बंद करवा दी, तो उन्होंने कहा हम राजा का कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम नया बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखें तो इससे हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन का दूसरा इम्पोर्टेंट काम क्या है, कंट्री का जो पॉलिटिकल सिस्टम बनाए रखना। जैसे कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम बनाए रखना, जैसे कि पहले नेपाल में कैसा था कि भाई कंट्री को राजा रूल करेगा। ठीक है, फिर पर जब नेपाल डेमोक्रेसी हुई तो वो बदल गई गाइडलाइन की भाई अब कौन करेगा, अब लोगों द्वारा ही चलेगा रूल। ठीक है, तो इस तरह से मतलब हम लोग नहीं चलाते, कौन चलाता है, सरकार, लीडर्स। हम लीडर्स चुनते हैं, हमारे में से ही कोई एक हम लीडर चुनते हैं, मुखिया चुनते हैं और वही सरकार चलाता है। ऐसे ही होता है डेमोक्रेसी में, हम लोग लीडर्स चुनते हैं कि भाई वो मतलब हम पावर वैसे हमारा होता है, जनता का होता है डेमोक्रेसी में, पर हम लोग लीडर चुनते हैं कि भाई तू हमारा पावर संभाल। ठीक है, हम हमारे जो काम धंधों में, हमारे रोज के कामों में, मैं टीचर हूँ, मैं टीच करने में, आपके पेरेंट्स प्रोफेसर होंगे, बिजनेसमैन होंगे या कोई ऑफिस वर्क करते होंगे, कुछ भी आपके पेरेंट्स वो अपने कामों में बिजी हैं, मैं अपने कामों में बिजी, हम सब हमारे कामों में बिजी हैं, तो किसी के पास टाइम नहीं है कि देश को देख सके। ठीक है, तो हमने क्या किया है, हमने हमारे बिहाफ पे लीडर्स अपॉइंट किए हैं। कैसे अपॉइंट किए हैं, हम वोटिंग करते हैं। ठीक है,
तो कई बार ऐसे होता है, अब लीडर्स के पास फुल पावर होता है, मतलब एक देश की जनता के पास जो पावर होता है वो अपना पावर किसको देती है? जनता लीडर को। लीडर के पास फुल पावर होता है और इसके पूरे पूरे चांसेस हैं कि वो अपना पावर मिसयूज करे, अपने पावर का गलत फायदा उठाए। ठीक है, ये बहुत होता है जब किसी के पास पावर होता है तो वो गलत फायदा उठाता है। आपके इसी पेज नंबर 7 पे कार्टून जैसा ड्रॉ किया गया। पेज नंबर 7 पे एक टीचर और बच्चे की एक सिचुएशन दिखाई गई है। टीचर ने एक बच्चे को मॉनिटर बनाया है क्लास का, और वो मॉनिटर बहुत शैतान है। ठीक है, टीचर उस पर पूरा ट्रस्ट करती है। टीचर को बाहर प्रिंसिपल ने बुलाया और उस मॉनिटर ने क्या किया, एक लड़के का नाम ऐसे टीचर को दे दिया। जब टीचर वापस आई, बोले ये लड़के ने बहुत परेशान किया, क्लास को हैरान करके रख दिया, और फिर टीचर ने उस लड़के को डांटा और पनिश किया। तो ये क्या दिखाता है, मतलब ये इसी तरह से पॉलिटिकल लीडर्स भी कर सकते हैं। जैसे पॉलिटिकल लीडर्स को भी फुल पावर है, इस क्लास के मॉनिटर को भी पूरा पावर दिया था टीचर ने। टीचर कौन? हम। ठीक है, हमने पूरा उसको पावर दिया। तो पॉलिटिशियन ने क्या किया कि किसी का गैर फायदा उठाने की कोशिश की। वो जो लड़का था उसने उसको हैरान किया। ठीक है, पॉलिटिशियंस कई बार अपने फायदे के लिए सामने वाले को हैरान भी करते हैं, उनका जहाँ फायदा होता है वो जनता को हैरान भी करते हैं। तो इस तरह से मतलब डेमोक्रेसी में भी ऐसा हो सकता है, हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, पर यहाँ पे भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बीच में आता है। कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस बनाए हैं जो नेताओं के पावर को लिमिट करते हैं। ठीक है, सेफ गार्ड करते हैं हमें। ठीक है, इनके अगर वो लोग अपना पावर मिसयूज करते हैं तो हमें सेफ गार्ड मिलता है। सेफ गार्ड मतलब हमें सुरक्षा मिलती है ताकि वो उनका पावर मिसयूज ना कर पाए। ठीक है, तो अभी आगे जाके आप और पढ़ोगे कि भाई अथॉरिटीज के पास भले जितना भी पावर हो, पर हमको वो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें वो राइट दी है कि हम खुद को सेफ गार्ड कर पाए अगर वो हमारे सामने अपने पावर का मिसयूज करें। तो स्टैंडर्ड 7 में आपने सिविक्स में ही ओम प्रकाश वाल्मीकि का एक केस पढ़ा होगा। वो दलित राइटर था, उसके साथ भी भेदभाव हुआ था। ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इवन हमें वो भेदभाव ना हो उसके नाम पे भी एक राइट दिया है। क्या? राइट टू इक्वालिटी। मतलब आपको हर चीज कॉन्स्टिट्यूशन में मिल रही है। कॉन्स्टिट्यूशन आपको अन्याय से बचा रहा है, जो नेता अगर अन्याय करते उससे बचा रहा है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन आपको राइट टू इक्वालिटी दे रहा है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको गारंटी की हुई है राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, तो वो आपके साथ भाई कोई भी इनइक्वालिटी नहीं कर सकता है। ठीक है, आप भले किसी भी धर्म के हो, आपके साथ इनइक्वालिटी नहीं होगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि राइट टू इक्वालिटी हमारा अधिकार है। ठीक है, दूसरा एक इम्पोर्टेंट फीचर है, पेज नंबर 8 पे आ जाए। पेज नंबर 8 एनसीईआरटी। दूसरा एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का डेमोक्रेसी में कि भाई डोमिनेंट ग्रुप डज नॉट यूज इट्स पावर अगेंस्ट अदर लेस पावरफुल और ग्रुप्स। देखो, दूसरा इम्पोर्टेंट फीचर क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का कि कोई अगर पावरफुल व्यक्ति है तो अपना पावर किसी कमजोर व्यक्ति पे ना दिखाए। ठीक है, किसी वीक अपने से कम पावरफुल व्यक्ति पे अपना पावर ना दिखाए। ठीक है, अभी उसके लिए भी साइड में कार्टून बना हुआ है, साइड में एक स्टोरी बनी हुई है। देखो, गेम पीरियड चालू होने वाला है और लड़के और लड़कियों को गेम खेलनी होती है, और जो क्लास है उसमें लड़के ज्यादा हैं और लड़कियां कम हैं। ठीक है, तो आज लड़कों ने आज भी बोला हम सब मिलके क्रिकेट खेलेंगे। ठीक है, तो लड़कियों ने कहा हर बारी तो हम क्रिकेट खेलते हैं मिलके, इस बारी हम लोग बास्केटबॉल खेलेंगे। ठीक है, तो लड़कों ने कहा हम सर से पूछ लेते हैं या टीचर से पूछ लेते हैं, चलो टीचर से पूछते हैं क्या खेला जाए। तो टीचर ने क्या बोला कि सारे अपनी उंगली ऊंची करो, जो बच्चे ज्यादा बोलेंगे हम वही खेलेंगे। टीचर ने ऐसे बोला तो लड़के अंदर ही अंदर हंस रहे थे कि हम ऑब्वियसली लड़के ज्यादा हैं और हम सब उंगली ऊंची करेंगे, क्रिकेट ही खेली जाएगी। तो हमेशा की तरह लड़कियों की बात रह गई और लड़कों की बात मान ली गई।
रीजन क्या था, देखो टीचर ने तो फेयर किया, टीचर ने क्या बोला, टीचर ने बोला उंगली ऊंची करो ज्यादा, पर टीचर ने अनफेयर कहा हुई टीचर ने ये नहीं देखा कि लड़के ज्यादा हैं, भाई ऑब्वियसली लड़कों की बात ही रह जाएगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए भी है, मतलब जो माइनॉरिटी में आते हैं, जो कम संख्या में आते हैं, चाहे वो औरतें हो, चाहे कोई धर्म हो, जैसे बुद्धिस्ट धर्म माइनॉरिटी में आता है, हम औरतें तो जो भी माइनॉरिटी में आता है, कॉन्स्टिट्यूशन ने उनके लिए भी इक्वालिटी के रूल्स रखे हैं। ठीक है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने जैसे कि जो SC ST उनके साथ ऐसा भेदभाव ना हो, उनके लिए सीट्स रखी हुई हैं, औरतों के लिए रिजर्वेशन रखी गई है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने यहाँ कैसे बचाया है अपने सिटीजन्स को, कॉन्स्टिट्यूशन ने रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे बनाए हैं कि भाई हमारे साथ भेदभाव ना हो। ठीक है भाई, चाहे हमारी कम्युनिटी, मतलब चाहे हमारा धर्म, चाहे दूसरे धर्म से हमें भेदभाव ना हो, कॉन्स्टिट्यूशन ने इसके भी रूल्स रखे हुए हैं। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स Constitution usually contains rules that ensure that minorities are not excluded from anything that is routine। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ये रखा हुआ है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन ने कौन सा रूल बनाया हुआ है कि भाई कोई एक पावरफुल कम्युनिटी है, वो लेस पावरफुल कम्युनिटी पे अपना जो दबदबा ना बनाए। ठीक है, तो और जो भी मेजोरिटी को मिल रहा है, मतलब जो मेजोरिटी हैं उनको मिल रहा है, माइनॉरिटी को भी वो सब मिले। ठीक है, जो भी पुरुषों को मिल रहा है, आदमियों को जो भी मिल रहा है, वो औरतों को भी मिले। ठीक है, मेजोरिटी मतलब जिनकी संख्या ज्यादा, माइनॉरिटी मतलब जिनकी संख्या कम। अगर आदमी और महिलाओं की बात करें तो आदमियों की संख्या ज्यादा है। ठीक है, अगर आप धर्मों की बात करें तो हिंदुओं की संख्या ज्यादा है। ठीक है, तो वैसे ही मतलब जिनकी संख्या ज्यादा, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे रूल्स बनाए हैं कि भाई जिनकी संख्या कम है ना, उनके साथ भेदभाव ना हो। तो उन्होंने क्या किया, उनको इजी चीजें दी हैं, सहूलियतें दी हैं, उनको रिजर्वेशन दिया है। ठीक है, ऐसी चीजें दी हैं कि उनके साथ भेदभाव ना हो आगे जाके। ठीक है, तो ये दूसरी चीज कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे साथ क्या की है, उन्होंने ये मतलब जो पावरफुल ग्रुप है वो हमारे साथ भेदभाव ना करे, वैसा किया। ये दूसरी चीज कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे लिए की है। तीसरी चीज पेज नंबर 9 पे, द थर्ड सिग्निफिकेंट रीजन व्हाई वी नीड इज टू सेव अस फ्रॉम अवरसेल्व्स। तीसरी चीज जो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या की है, हमको हमसे बचाया है। अब खुद से कोई कैसे बचा सकता है। ठीक है, तीसरा क्या लिखा हुआ है, थर्ड चीज कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे लिए क्या की है, तो हमको खुद से खुद को बचाया है। अब खुद से खुद को बचाना क्या होता है, ये आपको अजीब लगेगा कि आप खुद को खुद से कैसे बचा सकते हो। देखो यहाँ इसके लिए भी नीचे एक स्टोरी लिखी हुई है। तो नीचे स्टोरी में शबनम है, शबनम आज बहुत वो है, मतलब कंफ्यूज्ड है, फिक्स मतलब कंफ्यूजन में है। उसको एक आज फैसला लेना है। क्या फैसला लेना है शबनम को, उसको 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं, रिवाइज करने हैं कल की टेस्ट के लिए। पर आज ही उसका फेवरेट टीवी प्रोग्राम आने वाला है और जो उसको बहुत पसंद है। ठीक है, वो मर रही है कि वो प्रोग्राम देखे, पर अगर वो प्रोग्राम देखने बैठ गई तो वो 2 जो चैप्टर्स उसके रिवीजन के हैं वो नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो शबनम की मदर बैठी हुई हैं ड्राइंग रूम में, कह रही हैं कि बेटा क्यों इतनी तुम चिंता में दिख रही हो। तो उसने कहा कि भाई मैं ये जो टीवी प्रोग्राम आप सारे मिल के फैमिली मेंबर्स देख रहे हो, मुझे भी देखना है, पर कल मेरी टेस्ट है। अगर आप सारे टीवी देखोगे तो मैं भी टीवी देखूंगी। मेरे पास एक आइडिया है, अगर कोई ना टीवी देखे तो, आज रात कोई टीवी ना देखे तो अगर कोई टीवी देखेगा ही नहीं तो मुझे भी इच्छा नहीं होगी। ठीक है, टेम्पटेशन नहीं होगी। तो आखिर सब मान गए, मतलब किसी ने भी टीवी नहीं देखी और शबनम ने भी टीवी नहीं देखी और वो चैप्टर्स कर पाई। ठीक है, अच्छा अब इसमें देखो, इसमें क्या बता रहे हैं कि रूल्स होते हैं ना, वो सबके लिए होते हैं। मतलब इसने एक क्या रूल बनाया कि अगर भाई सब टीवी ना देखें। ठीक है, तो ये रूल्स सबके लिए जब होते हैं तब हम कुछ गलत करने से बच जाते हैं। ठीक है, अगर बॉयज को रूल है कि भाई वो छेड़खानी करेंगे लड़की से तो उन्हें जेल होगी, तो ऑब्वियसली बॉयज डरते हैं, वो लड़कियों से आप छेड़खानी नहीं कर सकते हो, आप पे केस हो सकता है, आपको जेल हो सकती है।
अगर ये रूल नहीं होता, लड़कियों से छेड़खानी का वाला रूल नहीं होता, तो लड़के एकदम बिंदास छेड़ते। ठीक है, गुजरात कितनी सेफ सिटी है, हम गुजरात में रहते हैं, हम कितने सेफ हैं, लड़कियां कितनी सेफ हैं, वो सेफ्टी नहीं दिखती आपको। क्यों? क्योंकि फिर रूल्स नहीं होते, तो वो बिल्कुल खुले सांडों की तरह किसी भी लड़की को छेड़ते। यहाँ इनको डर है कि रूल्स हैं, तो फिर वो नहीं करते। मतलब ये मैंने सिर्फ ऐसे मतलब बुरे लड़कों की बात की, पर इस मतलब रूल्स हैं तो सारे सब कंट्रोल में होते। ठीक है, रूल्स होते हैं। जैसे अभी ये जो लॉकडाउन का नियम है, तो कर्फ्यू है कि भाई 9 से 5 कर्फ्यू है रात को, तो किसी पर्पज से है। अगर वो रूल नहीं होगा तो फिर सब अपनी चलाएंगे। ठीक है, तो ये जो रूल्स होते हैं हमारी भलाई के लिए ही होते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए रूल्स लगाता है। ठीक है, जैसे इस केस में शबनम जब पूरे घर ने टीवी नहीं देखी, एक रूल बना कि पूरा घर टीवी नहीं देखेगा, तो शबनम के लिए फायदा हो गया, मतलब शबनम के लिए अच्छी बात हो गई। ठीक है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें बचाता है कि भाई कई डिसीजंस ऐसे होते हैं कि भाई वो डिसीजन लेने से हमें बचाता है, जो कई बार हम गलत डिसीजन ले पाते हैं। ठीक है, भाई आप किसी के साथ धोखा करते हो तो आप डरते क्यों हो? आपको किसी को चीट करना होता है तो आप डरते हो। क्यों? क्योंकि आपको कानून का डर है। ठीक है, आपको पुलिस का डर है, आपको लॉ का डर है, कॉन्स्टिट्यूशन का डर है। ठीक है, वरना कोई भी आप चीटिंग कर जाते, आप कुछ भी चीटिंग करते, चोरी करते, हम कुछ भी गलत काम करने से क्यों डरते हैं? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने रूल्स लिखे हैं, ऐसे रूल्स लिखे हैं कि आप गलत करोगे आपको सजा मिलेगी। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन है तो डर है। डर हम खुद को खुद से बचा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से। ठीक है, वरना हम लोग एकदम गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो ठीक है, अभी देखो कई बार ऐसे होता है, कई लोग ऐसे सोचते हैं कि यार ये देश की सरकार कैसी है, भाई भाजपा कैसी है, कांग्रेस कैसी है, इससे तो सरकार ही नहीं होती ना देश की, इससे तो राजा का ही नियम अच्छा था ना, डिक्टेटर वाला, तानाशाह वाला नियम होता तो अच्छा था। अब अभी कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियर लिखा है कि भाई इंडिया को डेमोक्रेसी फॉलो करनी है, हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, हमें डेमोक्रेसी मतलब कोई एक पर्सन आपको रूल नहीं कर सकता, एक इंसान आपको रूल नहीं कर सकता है, आपको अब मतलब लोगों द्वारा ही चलना है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा हुआ है, पर कुछ लोग क्या बोलते हैं, नहीं इंडिया की हालत तो खराब चल रही है, इससे तो कोई राजा होता, कोई तानाशाह होता तो इंडिया बेटर होता। तो अब ऐसे मतलब कुछ लोगों की सोच की वजह से अगर फिर डिक्टेटरशिप आ जाए इंडिया में तो इंडिया का कितना खराब हालत हो। पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा हुआ है कि इंडिया को डेमोक्रेसी फॉलो करनी है, इसको कोई बदल नहीं सकता। कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखी हुई चीजें हैं उसको आप नहीं बदल सकते हो। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा जाता है वो फाइनल होता है। ठीक है, तो मतलब जो अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो आपकी जो सोच है उसको हावी नहीं होने देता है। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है आप नहीं बदल सकते हो, और आपका सब कुछ मतलब आप भले कुछ भी सोचो, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, देश में ये हो जाए वो हो जाए। जैसे एग्जाम्स का नियम काफियों को पसंद नहीं है, एग्जाम्स होना बंद हो जाए, तो एग्जाम है तो है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि आपको कोई बड़ी आपको पोस्ट पे जाना है, आपको एग्जाम, बड़े बड़े ऑफिसर्स एग्जाम देते हैं अच्छी अच्छी पोस्टों के लिए, तो वो है तो है, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये नियम बनाया है तो बनाया है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में। बच्चों, तो आज हमने पेज नंबर 9 तक पढ़ा, पेज नंबर 9 तक पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है। आज हमने पूरी देर यही पढ़ा, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है और कंट्रीज क्यों कॉन्स्टिट्यूशन चाहती हैं। बीच में नेपाल का हमने किस्सा पढ़ा, फिर वो लड़की को टीवी देखनी थी वो वाला किस्सा पढ़ा, फिर हमने टीचर चली गई, मॉनिटर ने भेदभाव किया उसका किस्सा पढ़ा। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है आज हमने ये पढ़ा। अभी हम बैक एक्सरसाइज में से 4 क्वेश्चंस कर लेते हैं, हमने जो पढ़ा ना उससे रिलेटेड। पेज 16 बैक एक्सरसाइज, फर्स्ट क्वेश्चन, बैक एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, Why does a democratic country need a constitution? एक डेमोक्रेटिक कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए? अगर आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री हो तो कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए? ठीक है, तो रीजन क्या है? आंसर में लिखें कि अ डेमोक्रेटिक नीड्स अ कंट्री फॉर द फॉलोइंग रीजंस।
First, it tells the fundamental nature of the society. Second, it defines the nature of the political system of the country. Third, it states a set of rules on which different people can peacefully live with each other. Fourth, the basic ideals on the basis of which citizens live in a country are mentioned in the Constitution. ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स हैं जिनके लिए हमको कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए. पहली पॉइंट बोलती है इससे हमें हमारी सोसाइटी कैसी होगी वो पता लगता है. दूसरी पॉइंट बोलती है हमें हमारी जो कंट्री है उसका पॉलिटिकल सिस्टम पता लगेगा. तीसरी पॉइंट बोलती है कि हम सब लोगों के साथ पीसफुली रह पाएंगे. और चौथी पॉइंट बोलती है ये इससे पता लगता है कि हमें कैसे रहना है देश में. ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए. क्वेश्चन 2, look at the wordings of 2 documents given below. The first column is from the 1990, the second is from the Indian Constitution of Nepal. देखो ब्लू में जो लिखा हुआ है पेज नंबर 16 एक्सरसाइजेस में क्वेश्चन 2 कह रहे हैं हमने आपको 2 कॉलम दिए हैं. एक में 1990 का रूल है नेपाल का और दूसरे में 2007 का रूल है नेपाल का. तो कह रहा है क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस इन हु एक्सरसाइजेस एग्जीक्यूटिव पावर इन द अबाउट 2 कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ नेपाल. कीपिंग दिस इन माइंड, व्हाई डू यू थिंक नेपाल नीड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन टुडे. ठीक है, मतलब एग्जीक्यूटिव पावर देखो आर्टिकल 35 में क्या लिखा हुआ है, एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास है, किंगडम ऑफ नेपाल शैल बी वेस्टेड इन हिज मैजेस्टी. मैजेस्टी मतलब राजा. 1990 में ऐसा लिखा गया था कि राजा के पास पावर है. और 2007 में क्या लिखा गया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास पावर है. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब भाई जो लोग नियुक्त किए हैं हम लोगों ने उसके पास पावर है. ठीक है, तो किसके पास पावर है, तो आप पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस. भाई इसमें डिफरेंस क्या है, भाई ये जो क्वेश्चन है इसमें डिफरेंस क्या है, दोनों आर्टिकल्स में डिफरेंस क्या है. ठीक है, तो आंसर लिखें. आंसर in article 35 of 1990 constitution of Nepal, comma, the powers to rule the country are given to the king and his ministers. Next point, however, Article 75 of the 2015 Constitution of Nepal gives
to the ministers nominated by the people। ठीक है, मतलब जो आर्टिकल 35 था नेपाल का, उसमें राजा को सारे रूल्स दिए हुए, सारे लॉज, मतलब राजा के पास सारे पावर थे। और 75 वाला आर्टिकल है, उसमें सारे पावर लीडर्स के पास है, जो कि लोगों ने ही नॉमिनेट किए, लोगों ने ही चुने हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। क्वेश्चन 3, व्हाट वुड हैपन इफ देयर वर नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द पावर ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, आप जो नेता चुनते हो, अगर उनके पावर पे रोक ना लगाएं तो वो क्या क्या कर सकते हैं, वहां पर भेदभाव कर सकते हैं। आपने पढ़ा था ना, आपका गलत फायदा उठा सकते हैं। तो मतलब क्या कर सकते हैं, What would happen if there were no on the power of elected representatives? अगर उनके पावर्स पे रोक टोक नहीं होगी तो क्या होगा? तो the leaders, आंसर लिखो, the leaders might 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 misuse their authority and use it for wrong purposes। लीडर्स क्या करेंगे, वो अपने जो उनको पावर है उसका गैर फायदा उठाएंगे और गलत कारणों से यूज करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन का मतलब समझो तो आंसर अच्छा आएगा। क्वेश्चन 4, in each of the following situation identify the minority, write one reason why you think it is important to respect the views of the minority in each of the situation। ठीक है, पहला केस है, स्कूल में 30 टीचरें हैं और उसमें से 20 मर्द हैं, इसमें कौन माइनॉरिटी हुई? औरतें कम हैं। दूसरा केस है, एक सिटी है जिसमें 5% बुद्धिस्ट है, तो कौन माइनॉरिटी हुई? बुद्धिस्ट। तीसरा है, फैक्ट्री है, खाना खाने, मैस मतलब खाना खाने की जगह है, और उस खाना खाने की जगह पे 80% वेजिटेरियन लोग ही हैं, मतलब माइनॉरिटी कौन हुए? नॉन वेज खाने वाले। डी, इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स 40 बिलोंग टू मोर वेल ऑफ फैमिलीज, 40 बच्चे अमीर घरों से आते हैं, तो उसमें 10 बच्चे कौन हुए? माइनॉरिटी, जो गरीब बच्चे माइनॉरिटी। मतलब इसमें आपको बताना है माइनॉरिटी कौन है। ठीक है, वो माइनॉरिटी बताना है और हर केस में बताना है कि भाई हमें क्यों माइनॉरिटी के व्यूज रिस्पेक्ट करने हैं। क्वेश्चन 4 का आंसर मैं आपको ग्रुप में व्हाट्सएप कर दूंगी। क्वेश्चन 3 तक मैंने लिखा है, क्वेश्चन 4 का मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी। चलें, सब लिख के अच्छे से भेजिएगा। थैंक यू।